तो सर अपने तीन चीजें अपन ने कवर कर ली है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एचयूएफ। अब लाइन में नेक्स्ट आ रहा है नंबर प्राइवेट लिमिटेड का। तो सर एक ठीक है। बेसिक आइडिया दे दीजिए, प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है एंड कैसे ये डिफरेंट होती है अदर बिजनेस एंटिटीज से, जैसे कि पार्टनरशिप से या एलएलपी से, किस तरह से डिफरेंस होती है? देखिए ऋषभ जी, क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आता है कि मान लीजिए आप और मैं मिलकर के एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो नेचुरली प्रेफरेबली जैसे ही दो जने ज्वाइन करते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म फ्रेम हो गई, ओरल पार्टनरशिप भी हो गई। अब हमें रिस्क क्या है जब हम दोनों जने मिलकर के काम कर रहे हैं? रिस्क ये है कि इन अ पार्टनरशिप आर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। यानी अगर हमारी पार्टनरशिप में कुछ गड़बड़ हो गई, चाहे मान लीजिए मैंने कुछ गड़बड़ करी या किसी थर्ड पार्टी ने हम पे क्लेम कर दिया, तो हमारी जो पर्सनल एसेट्स हैं उन तक को लाइबल बनाया जा सकता है फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ दोज पर्टिकुलर लाइबिलिटीज। सो जो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले आया कंपनी फॉर्मेट में, यानी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो बेसिकली एक जो अनलिमिटेड रिस्क थी पार्टनरशिप फॉर्म में, उसको लिमिटेड रिस्क के कॉन्सेप्ट पर लाने के लिए पार्टनरशिप की जगह पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन अगली बात ये आती है, जैसा आप भी समझते हैं ऋषभ जी, कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एज कंपेयर टू जब आप इसे फर्म से कंपेयर करेंगे, तो फर्म एक तरीके से अनरेगुलेटेड एंटिटी है कि पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट तो करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन वो किसी तरीके की रिपोर्टिंग, किसी पोर्टल पर उसके डेटा की उपलब्धता, ये सब चीजें नहीं देता। लेकिन जब मैं इन चीजों को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में करना चाहता हूँ, पब्लिक एट लार्ज में एक अपनी अच्छी इमेज लेकर के काम करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए, मेरी ओपिनियन में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और एक डेटा यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत छोटा सा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कंपोजिशन एज कंपेयर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनीज देखेंगे इंडिया में, तो लगभग 90% कंपनीज ऋषभ जी इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर थर्स्ट है, जनता जनार्दन का फोकस है कि हाँ साहब हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फोकस से काम करना में इच्छुक है। यही इस बात को दर्शाता है ये डेटा। तो कहने का मतलब ये है सर कि सबसे पहला फीचर जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पार्टनरशिप फर्म के कंपैरिजन में सेपरेट आ जाता है, वो है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। जब हमने पार्टनरशिप फर्म पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, तो वहां पर सर ये बात थी कि पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जैसा आज भी बोला, और उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। हाँ, वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको कुछ एडवांटेज मिलेंगे, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। और उस पार्टनरशिप फर्म के कंपैरिजन में जब आप कंपनी कॉन्सेप्ट पर आते हो, तो आपका एक सेपरेट लीगल एंटिटी, एक सेपरेट पर्सन क्रिएट हो जाता है, जिसकी आईज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, आईज ऑफ कॉमन लॉ, जिसकी एक सेपरेट एंटिटी है, जिसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व है। तो कंपनी किसी पर सूट फाइल कर सकती है, कोई कंपनी पर सूट फाइल कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं ऋषभ जी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर ले जाने में लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं, और नेचुरली लिमिटेड लायबिलिटी होना अपने आप में एक बहुत बढ़िया फीचर यहाँ पे ऐड रहता है। सर लिमिटेड लायबिलिटी तो इसमें एलएलपी में भी है। हाँ, फिर ये फिर देखिए, प्राइवेट लिमिटेड क्यों? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। देखिए क्या है, एलएलपी का कॉन्सेप्ट आया एलएलपी एक्ट 2008 से, और कंपनीज तो इंडिया में बन रही है कंपनीज एक्ट 1956 के टाइम से। यानी इनिशियली पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो केवल कंपनीज में था। तो अब आप बोलोगे कि सर अब तो 2008 से जब एलएलपी भी बनने लग गई और आज की डेट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी बन रही हैं, पहले कंपनीज एक्ट 1956 से गवर्न होती थी, अब कंपनीज अधिनियम 2013 से गवर्न होती है। तो फिर अब हम एलएलपी और पार्टनरशिप, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्यों ना फिर हम एलएलपी ही बना ले। तो इसको भी मैं एक उदाहरण से आपके सामने रखता हूं कि मान लीजिए आप और मैं दोनों मिलकर के 10-10 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, से स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, एंड वी आर द इन्वेस्टर्स। लेकिन हमारे दो ऐसे मित्र हैं जो उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। जब हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी हमारा, लेबर भी हमारी, यानी मेहनत भी हमारी, यानी हमें उस बिजनेस में इन्वॉल्व होना है। लेकिन अगर हम दोनों ने मिलकर के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जिसमें 10-10 लाख की पूंजी लगा दी, और अपने दो फ्रेंड्स को जो कि टेक्नो सेवी हैं, वो अच्छा काम कर सकते हैं, उनको डायरेक्टर बना करके कंपनी में काम शुरू किया, मान लीजिए हम उन्हें रेम्युनरेशन वगैरह दें, तो हमारे को तो शेयर होल्डर वैल्यू मिलेगी बेनिफिट में, उनको उनका रेम्युनरेशन मिलेगा। यानी एक बहुत बड़ा डिफरेंस एलएलपी में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में
ऋषभ जी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द ऑनरशिप एंड द मैनेजमेंट। ठीक है, कि एलएलपी के कॉन्सेप्ट में जो ऑनर है वही मैनेजमेंट है, वही मैनेज भी कर रहा है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ऑनर अलग पर्सन हो सकता है और कंपनी को मैनेज करने वाला डायरेक्टर अलग पर्सन हो सकता अलग है। हो सकता है। तो अब हमें ये चूज करना है कि फिर हमें क्या सूट करता है, शुड वी क्रिएट एलएलपी और शुड वी क्रिएट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में किस तरह से बनाई जाती है, कौन बना सकता है, कौन डायरेक्टर बन सकता है, क्या फॉरेन नेशनल भी इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड बना सकता है? देखिए, हमें इस प्रश्न को दो एस्पेक्ट से देखना है ऋषभ जी। एक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग अ मेंबर, दैट इज द शेयर होल्डर। कंपनीज में जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें मेंबर कहलाते हैं वो, ठीक है। और वो शेयर होल्डर जिस व्यक्ति को नॉमिनेट करते हैं कि ये कंपनी चलाएंगे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, वो डायरेक्टर कहलाते हैं। और वो डायरेक्टर्स कंपोजिट रूप में एक साथ मिलकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाते हैं। तो जब प्राइवेट लिमिटेड बनाने का कॉन्सेप्ट किसी व्यक्ति के दिमाग में आता है तो उसका एक फ्लो है जो मैं हल्का सा यहाँ पर बताता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को उसका बेनिफिट हो। कि मान लीजिए फिर मैं आप ही पर और मेरे पर एक एग्जांपल लेता हूँ कि अपन दो जनों ने मिलकर के एक कंपनी बनाने का विचार किया, तो हम दोनों को सबसे पहले अपना अपना डिजिटल सिग्नेचर बनाना है। ठीक है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर बनाने के बाद में हमारे को अपना डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है। तीसरा स्टेप पर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जब हमें अलॉट हो जाएगा, इसमें हमारे आधार पैन यूज होंगे, जब फाइनली हमारा डिन बन जाएगा तो हम कंपनी के नाम के लिए आवेदन करेंगे। वी विल अप्लाई फॉर द नेम ऑफ द कंपनी वेयर इन वी आर सपोज टू प्रोवाइड 6 प्रोस्पेक्टिव नेम्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो कि रेगुलेटिंग एजेंसी है इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, वो हमारे 6 नामों में से किसी एक नाम को अप्रूव करेगा कि अच्छा भाई ये वाला XYZ नाम आपका हम अप्रूव करते हैं। जब ये नाम अप्रूव हो जाएगा फिर उसके बाद में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट आप किसी कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू, चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ऑनलाइन अपलोड करेंगे। फर्स्ट सब्सक्राइबर्स की लिस्ट अपलोड होती है। फाइनली जब आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन ऋषभ जी ऐसा पूरा होता है तो लगभग आप मान के चलिए 2 से लेकर 6 हफ्ते के बीच में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया में फ्रेम होती है। ठीक है। तो ये पीरियड जब आपका होगा, भारत सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी, यानी कंपनी लॉ डिपार्टमेंट आपको एक सर्टिफिकेट देगा। उसमें आपके कंपनी का नाम आएगा, उसका सिन नंबर यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर लिखा होगा, उसका पैन नंबर भी आजकल साथ में अलॉट होता है, टैन नंबर भी साथ में अलॉट होता है। तो जैसे ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऋषभ जी हमारे हाथ में आया, ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि अब कंपनी पैदा हो गई, यानी उस दिन से कंपनी का अस्तित्व आ गया। ठीक है। अब जो हम ये कंपनी बना रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जब मैं बात कर रहा हूं तो मिनिमम मेरे पास में 2 शेयर होल्डर और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर, ये लिमिट। और मैं इसमें जो डायरेक्टर लेकर के आ रहा हूं, हो सकता है आप और मैं दोनों शेयर होल्डर हैं, दोनों ही डायरेक्टर भी बन जाएं। कोई जरूरी नहीं है कि भाई हम नहीं बनेंगे कोई और बनेगा, हम भी बन सकते हैं, किसी और को भी ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा फ्रेंड है, वो कहता नहीं यार मैं तो आपका शेयर होल्डर नहीं बनूंगा, पर मैं आपके साथ में सैलरीड बेसिस पर इंपॉर्टेंट जो आप काम दोगे मैं करूंगा। तो ठीक है, हम चाहते हैं उसे डायरेक्टर बनाएं ताकि वो एसोसिएटेड रहे। तो हम हो सकता है 2 शेयर होल्डर और 3 डायरेक्टर हो, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है। अब एक बात यहाँ पे जोड़ता हूँ ऋषभ जी, जब आपने ये बोला कि क्या फॉरेन रेजिडेंट इंडियन शेयर होल्डर हो सकते हैं या फॉरेन रेजिडेंट इंडियन डायरेक्टर हो सकते हैं, तो इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर हाँ में, यानी अ फॉरेन रेजिडेंट may become a shareholder in India subject to FDI policy of India. ऐसे ही a foreign resident may become director in an Indian private limited company, provided there is at least one director which is an Indian director in the company. कम से कम एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, इंडियन, ताकि कोई ना कोई रिपोर्टिंग के लिए तो इंडिया में भी उपलब्ध होगा ना। शायद ये कॉन्सेप्ट है, इस वजह से ऐसा माना गया। ठीक है सर। सर एक बार ये कंसेप्ट बता दीजिए कि मतलब जैसे अपन पार्टनरशिप फर्म में बहुत क्लियर रहता है कि जो पार्टनर है उसी के पास कंपनी की, उसमें शेयर होल्डिंग नहीं होती लेकिन कंपनी की ओनरशिप है। यहाँ पे शेयर होल्डर और डायरेक्टर, ये कंसेप्ट क्या है, और क्या डायरेक्टर सब डायरेक्टर की इक्वल पावर होती है या ये डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? जो शेयर होल्डर्स यानी सब्सक्राइबर्स है ना, कौन शेयर खरीद रहा है, ये बात जब हम कंपनी के लिए आवेदन करने जाते हैं कि भाई ये हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन रही है, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये 2 फर्स्ट तो मेरे शेयर होल्डर है और ये 2 मेरे डायरेक्टर हैं। ठीक है। यानी जो व्यक्ति फ्रेम कर रहा है वो इन्फॉर्म कर रहा है कि हाँ साहब ये शेयर होल्डर होंगे और ये डायरेक्टर होंगे।
तो मान लो हम 5 जने मिलकर के एक कंपनी बना रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड, और हम 5 ये कहना चाहते हैं कि हम में से 2 जने डायरेक्टर्स होंगे। तो 5 जने तो क्या हो गए सर, शेयर होल्डर हो गए, और 2 जने क्या हो गए, डायरेक्टर हो गए। यानी कंपनी के फ्रेमिंग में ही क्लियर हो जाता है कि अच्छा भाई ये तो इनिशियल शेयर होल्डर है और ये इनिशियल डायरेक्टर्स है। ठीक है। अकेले डायरेक्टर की कोई पावर नहीं होती ऋषभ जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना है। जो सारे डायरेक्टर्स मिल करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाते हैं, उनकी कलेक्टिव पावर कंपनी को चलाने की, कंपनी को मैनेजमेंट की पावर होती है। ठीक है, तो शेयर होल्डर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल हम दोनों ने 3 जनों ने मिलकर के कंपनी बनाई, आपने, मैंने, कुलदीप जी ने। ठीक है, कुलदीप जी और आप तो बन गए डायरेक्टर और अपन तीनों बन गए शेयर होल्डर। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप दोनों जने अब कंपनी के संचालन के लिए, कंपनी के ऑपरेशंस के लिए लाइबल पर्सन हो गए। मैं इन्वेस्टर हो गया आपके साथ साथ, मान लीजिए हम तीनों ने 1/3 इक्विटी लगा दी, या मैंने 50% लगा दी, आप दोनों ने 25% लगा दी। ठीक है। कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी में मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे कोई पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निर्णय लेने हैं, डिसीजन लेने हैं कि कैसे कंपनी चलेगी, कंपनी कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, कंपनी किससे लोन लेगी, किसको पैसा देगी, किससे एडवांस लेगी, वो सारे काम किसके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो फिर शेयर होल्डर का इंटरेस्ट क्या है, टू फेच द रिटर्न, यानी जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं कंपनी के पास धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं। तो शेयर होल्डर का राइट है कि जिस दिन कंपनी डिविडेंड बांटेगी, अब डिविडेंड बांटना नहीं बांटना कंपनी की कॉल है, लेकिन शेयर होल्डर को जिस दिन भी डिविडेंड बटेगा तो उसकी जितनी शेयर होल्डिंग प्रपोर्शन में है, उस प्रपोर्शन में उसको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। मान लीजिए कंपनी डिविडेंड ही नहीं देवे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी की बुक्स में वो रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में राशि रहती है। तो एक तरीके से मेरे शेयर्स की वैल्यू तो बढ़ी रही है ना, बढ़ रही है। तो वो शेयर्स की वैल्यू जो मैं बढ़ा रहा हूं, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा रहा हूं। जब आप इसी कॉन्सेप्ट को स्टार्टअप के साथ लिंक करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, स्टार्टअप में खेल ही यही चलता है कि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को प्रोफेशनल लोग आगे बढ़ाते हैं, कुछ पीछे लोग जो कैपिटल बिल्टअप करके लाए हैं उन्होंने कैपिटल इन्फ्यूज कर रखा है, इधर इन प्रोफेशनल्स के एफर्ट से जो कि डायरेक्टर होते हैं, कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ती है, फिर वो शेयर होल्डर धीरे धीरे अपनी शेयर होल्डिंग ऑफलोडिंग करके दूसरे शेयर होल्डर्स को बेच के निकल जाते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म, मोडस ऑपरेंडी ऋषभ जी चलती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में। तो एक इसमें ये हम जनरली सुनते हैं कि इवन लिस्टेड कंपनीज में भी, स्टार्टअप्स में भी वर्ड आते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर हो गया या मेजॉरिटी स्टेक उनको बेच दिया। बट आपने बताया कि ओवरऑल तो कंपनी डायरेक्टर ही चलाते हैं। तो मान लीजिए फाउंडर्स डायरेक्टर हैं, लेकिन अब उनके पास मेजॉरिटी, जैसे आपने अपना ही एग्जांपल लिया कि आपके पास 50% शेयर है, बट आपका कंपनी के ऑपरेशन में कोई से नहीं रहेगा क्या? क्या आप अपने अपने तरफ से अपने हिसाब से कोई डायरेक्टर नहीं बना सकते क्या? देखिए, क्योंकि इनिशियली मैं अगर आपके साथ जुड़ा हूं, इनिशियली हम कंपनी फ्रेमिंग में लगे, तो हो सकता है आपके, मेरे, कुलदीप जी के बीच, तीनों के बीच डिस्कशन हुआ होगा, हाँ भाई डायरेक्टर कौन बनेगा, शेयर होल्डर कौन बनेगा। अब उस दिन अगर मैं सो कॉल्ड बिजी पर्सन हूं, या मुझे लगता है साहब मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक बात समझिएगा, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऋषभ जी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू शेयर होल्डर, क्योंकि डायरेक्टर इज वर्किंग इन फ्यूडिशरी कैपेसिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। उसके ऊपर कंपनी, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो खुद से क्या करेगी, तो उसके बिहाफ पर कौन सारे एक्शन कर रहे हैं, डायरेक्टर, यानी कंबाइंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर मान लो कंपनी ने कुछ फर्जीवाड़ा किया, गलती करी, लोगों के साथ पे चीटिंग करी, तो उसके लिए कौन लायबल है, शेयर होल्डर नहीं लायबल है, डायरेक्टर। तो ये समझना बहुत है कि मान लीजिए अगर मैं रिस्क नहीं ले सकता इस तरीके की, या मैं कहता हूं जी मेरे पास तो समय नहीं है मैनेज करने का, तो ठीक है, देन आई एम मेयरली अ शेयर होल्डर। ठीक है, मेरा रोल आएगा जब कंपनी एजीएम करेगी, जब कंपनी ईजीएम करेगी, तब कोई कंपनी के रेजोल्यूशन होंगे तो उनका अप्रूवल मैं करूंगा, क्योंकि मेरे पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। ओके। ठीक है, तो मेरी अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग मेरे पास है, लेकिन डे टू डे डिसीजन मेकिंग मेरे पास नहीं। तो ये इस तरह से हो गया कि हमारे लोकतंत्र में हम चुनते तो सरकार को हम ही है, और हर 5 साल बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम सरकार चुन सकते हैं, लेकिन एक बार चुन ली तो फिर वो साल भर ऑपरेशन वही करेगी 5 साल, फिर आपके पास बहुत 5 साल बाद नंबर आएगा कि आप उसको कर सकते हो। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है ये सर। बिल्कुल सही बात है कि डायरेक्टर्स रोटेट होते रहते हैं, और उस रोटेशन में शेयर होल्डर्स की भी इच्छा रहती है। ठीक है सर, इससे अपना थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है। अब सर इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आप समझा दीजिए, जैसे पेड अप कैपिटल, फेस वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, ये सारी जो प्राइवेट लिमिटेड्स के साथ हर जो भी खोल रहा है उसको पता होनी चाहिए टर्म्स।
पहला तो आप ये भी समझ लें अपन यहाँ पे कि एक प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में मोटा डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये उन सारे व्यूअर्स के लिए जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें बड़ा काम आएगा कि अच्छा साहब, अब मैं जब कंपनी खोलने की हिम्मत कर ही रहा हूँ तो फिर प्राइवेट क्यों खोलूं, पब्लिक क्यों ना खोल लूं, बड़ा काम कर लेते हैं। सही बात है। तो वैसे तो शेयर होल्डर टर्म्स में डिफरेंस इतना ही है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 शेयर होल्डर और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर चाहिए। डायरेक्टर की संख्या सेम है, डायरेक्टर वहां पर 3 पब्लिक लिमिटेड में, तो प्राइवेट लिमिटेड में 2, मैक्सिमम दोनों में 15। जो मेन पॉइंट आता है ना, वो क्या आता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर होल्डर अपनी शेयर होल्डिंग एक्सचेंज नहीं कर सकता। अब बोलो जी इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं शेयर होल्डिंग ना चेंज कर पाऊं? मान लीजिए आज आप और मैं 2 शेयर होल्डर मिलकर के एक कंपनी खोलते हैं, ठीक है, किसी वजह से हमारी नहीं बनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब हमारे कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जनरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से अपने शेयर्स के ट्रांसफर को रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करने का क्या पर्पज है? कल मान लो मैं निकल जाऊं 50% शेयर होल्डर और किसी थर्ड पार्टी को आपके साथ छोड़ जाऊं कि भैया मैंने तो वो फलाने पर्सन को शेयर ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब उसकी और आपकी रिदम बैठती नहीं, तो फिर आप कैसे चला लोगे कंपनी? ठीक है, क्योंकि वो उत्तर दिशा में जा रहा है, आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो। सो ये जो चीज है ना, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने बोला भाटिया जी आप ऐसे नहीं जाओगे, जाओगे तो एक राइट ऑफ प्रीएम्पशन भी होता है। उसमें क्या होता है कि आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलना पड़ेगा कि साहब मैं निकलना चाह रहा हूं, क्या मेरी शेयर होल्डिंग आप लेना चाह रहे हो क्या? तो फर्स्ट राइट आपका कि अच्छा ठीक है, अनु भाटिया निकल रहा है, इसकी कैपिटल हम ले लेते हैं। नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कि अच्छा वो वाई को मैं देना चाह रहा हूं। तो अब आप एज अ कंपनी अगर मुझे परमिशन दोगे कि ठीक है भाई, कंपनी इसका नोटिस निकालेगी, या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर खरीद ले, और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं खरीद रहा तो फिर ऐसी परिस्थिति में दूसरे शेयर होल्डर को शेयर ट्रांसफर होगा। ये जो प्रोसेस है ये चलती है स्पेसिफिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सही। तो जब हमें कंट्रोल पक्का रखना है, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होने देना कंपनी पे से, तो हम क्या बनाएंगे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके। ठीक है, और जब हमें लगता है कि आने दो जनता जनार्दन शेयर्स में डील करे, बड़ा काम करेंगे, लिस्टिंग पे जाएंगे, तो वो एक लंबा खेल है, उसमें हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के काम करें। तो अगर आपकी कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लिखा है तो वो पब्लिक लिमिटेड है, और प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो प्राइवेट लिमिटेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही पॉइंट है। आज ये पता चला मुझे, ये आइडिया ही नहीं था। एक पॉइंट और जोड़ूंगा यहाँ पे, जो हाँ आपने बोला कि सर ये शेयर्स के अलग अलग अमाउंट्स का क्या लेना देना है। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सर मिनिमम शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है, ऑथराइज 1 लाख। ठीक है, ठीक है। अब हमने बोला जी हमारे 10,000 शेयर 10 रुपए वाले होंगे। ठीक है, पहले ये प्रिस्क्राइब भी थी कि साहब पेड अप कैपिटल भी 1 लाख होनी चाहिए, लेकिन अभी पेड अप कैपिटल इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, अब पेड अप कैपिटल क्या, अगला क्वेश्चन ये, क्या आपने मैंने मिल करके कंपनी बनाई जिसमें 1 लाख की ऑथराइज कैपिटल रखी है, ऑथराइज मतलब मैक्सिमम कैपिटल हमारी 1 लाख होगी। ठीक है, 10,000 शेयर 10 रुपए वाले। अब इसमें से हो सकता है अभी हमने 2-2 हजार शेयर ही इशू किए। ठीक है, तो ये 2-2 हजार शेयर इशू करना, कंपनी ने इशू किया, दूसरे जने ने सब्सक्राइब किया, तो ये क्या कहलाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल यानी कितने शेयर उसमें से सब्सक्राइब हो गए। फिर कंपनी ने वो 2-2 हजार शेयर अलॉट भी कर दिए, तो वो क्या हो गई? अलॉटेड शेयर कैपिटल हो गई। अब मान लीजिए वो 2-2 हजार शेयर जो 10 रुपए वाले हैं, उसमें से अभी कंपनी ने केवल 7-7 रुपए ही मांगे। ठीक है, तो 2,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 7 रुपए, 14,000 रुपए आ गए कंपनी को। तो ये क्या हो गई? पर शेयर होल्डर पेड अप कैपिटल। जितनी नहीं आई 3 रुपए पर शेयर, वो क्या हो गई? अनपेड अप कैपिटल। ठीक है, तो ये जो अलग अलग टर्म चलते हैं वो क्या चलती है? शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए का शेयर, शेयर का पेड अप वैल्यू 7 रुपए का शेयर, शेयर का अनपेड अप वैल्यू जो अभी 3 रुपए नहीं आया, दैट इज अनपेड अप। तो फेस वैल्यू, ठीक है, पेड अप वैल्यू, अनपेड अप वैल्यू, इस तरीके से टर्म्स चलती रहती है। ठीक है, ठीक है। फिर इस जैसे इस शेयर की वैल्यू इंक्रीज कैसे होती है? ये जैसे स्पेशली स्टार्टअप्स में ये टर्म्स आती है, फेयर मार्केट वैल्यू या स्ट्राइक वैल्यू, जिससे वो ईसॉप ले सकता है एम्प्लॉय। ये और वैल्यूज के साथ इंक्रीज कैसे होती जाती है? देखिए नेचुरली आज जो सारी दुनिया चल रही है ना सर, वो खेल प्रॉफिट का है ही नहीं, वैल्यूएशन का खेल है ना। आप स्वयं समझते हैं कि मेरा इशारा किस और है कि बड़े बड़े एंटरप्राइजेज आप ले लीजिए,
है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए ऋषभ जी, सब लॉसेस में चल रही, लेकिन जब सबके शेयर्स ट्रांजैक्ट होते हैं तो $1 मिलियन $1 बिलियन में होता है, तो एक आम आदमी आपके मेरे जैसा समझ नहीं पाता यार ये चक्कर क्या हो रहा है ना। तो इसमें दो खेल हैं, एक तो आपके पास में प्रोडक्ट क्या है, यानी उस प्रोडक्ट में कितना दम है और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। ठीक है, हो सकता है आप और मैं जिस वेंचर को कर रहे हो हम 5 साल से लॉस ही खा रहे हैं, लेकिन हम कैपिटल इन्फ्यूज करते जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है जिस दिन ये प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगा उस दिन जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो 2 साल लगाया, 3 साल लगाया, चौथे साल मैं बिदक गया, भाई साहब मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा। आप बोले चलो भाटिया जी अब आप हटो, कुलदीप जी को लाता हूँ, है ना, वो मेरे पार्टनर भी हैं, वो लगा लेंगे मेरे कहने से। ठीक है, तो अब कुलदीप जी आए तो मेरे को बाहर जाना है, तो मैं कुलदीप जी को अपनी शेयर होल्डिंग बेचूंगा विद द परमिशन ऑफ द कंपनी। उस दिन तक चाहे कंपनी लॉसेस में है, पर एक कोई आशा की किरण दिख रही है कि हाँ साहब जिस दिन ये कंपनी, और इसी को हम बोलते हैं फ्यूचर को डिस्काउंट करना, कि जिस दिन ये कंपनी प्रॉफिट में चलने लगेगी तो फिनोमिनल प्रॉफिट, जैसे हम बोलते हैं ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, वी कैन मेक अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी कि अगले 10 साल में ये कंपनी इस लेवल को अचीव करेगी। तो उस लेवल को जब वो अचीव करेगी तो उसका एक डिस्काउंटेड शेयर प्राइस भी आज की डेट में निकाला जा सकता है कि साहब ये शेयर हमने 100 का खरीदा था, पर आज इसकी वैल्यू मिनिमम 700 होनी चाहिए। ठीक है, चाहे अभी ये लिस्टेड नहीं हुई, तो वो जो 700 हमने काउंट किया फ्यूचर को देख के, तो मैं आपसे 600 रुपए एक्स्ट्रा लेके निकल गया। अब हो सकता है कंपनी जब छठे साल में आई तो कंपनी वास्तव में प्रॉफिट में भागी, तो वो शेयर का भाव हो सकता है 700 का 2000 रुपए हो जाए। तो ये जो वैल्यूएशन के खेल चलते हैं इसके दो कारण हैं, एक कंपनी के पास प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता है, प्रॉफिट इकट्ठा होता है, उससे कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती है। दूसरा, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के हिसाब से भी शेयर के वैल्यूएशंस निकाले जाते हैं। तो वहां जाकर के हमें ये लगता है, और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने पूछा सर, कि क्यों मैं एक पार्टनरशिप फर्म बनाऊं, है ना, और क्यों मैं एक कंपनी बनाऊं। जब मैं पार्टनरशिप फर्म बनाऊंगा ना ऋषभ जी, तो मैं ये वैल्यूएशन के खेल नहीं खेल सकता, लेकिन जब मैं पार्टनरशिप फर्म की जगह कंपनी बनाऊंगा, आप और मैं मिलकर कंपनी बनाएंगे, तो अब हमारा आइडिया मान लो चलने लगा। ठीक है, चलने लगा तो दूसरों की निगाह गई कि अरे वाह यार ये ऋषभ और अनूप तो अच्छा काम कर रहे हैं, जरा इनकी कंपनी में मेरे को स्टेक देना। तो रतन टाटा जी ने सोचा अब सोच ही रहे हैं तो अच्छा सोच लेते हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार इनकी कंपनी में अपन इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो रतन टाटा जी की ओर से उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, बोले यार वो रतन भाई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। हमने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 10% इक्विटी छोड़ेंगे, केवल 10% इक्विटी छोड़ेंगे और उसके 5 करोड़ मांग रहे। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरीके से धीरे 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 आप अपनी इक्विटी डाइल्यूट करो, वैल्यू बढ़ाते जाओ, आपके पास भी कैपिटल आ रही है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड टू लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड बन के बड़ी हुई है। ओके, सही। ये विजन जिसके पास है ना वो भागेगा। रतन टाटा जी की आपने बात करी, आप काफी दिख भी रहे थे वैसे वो रतन सर जैसे। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका फेवरेट टॉपिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर में प्राइवेट लिमिटेड बनाने कंपनी का पहले फायदा क्या है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं टैक्स बचाना है तो प्राइवेट लिमिटेड बनाओ। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर बाय डिफॉल्ट रेट तो ऋषभ जी 30% चलती है, और एक पार्टनरशिप फर्म पर भी 30% ही चलती है, तो फिर फायदा कहाँ हुआ। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनीज पर रेट घटाना शुरू कर दी, और आज की डेट में जो व्यवस्था है वो क्या है कि अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक का है तो आपकी टैक्स रेट इंडिया में 25% है एज अ कंपनी। पहला बेनिफिट हुआ, 5% टैक्स रेट कम हो गई। ठीक है। दूसरा, फिर सन 2019 में इफ आई एम करेक्ट, गवर्नमेंट 2 स्पेशल सेक्शन लेकर के आई और उसमें ये बोला कि अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है, तो हम आपको मात्र 15% टैक्स रेट लगाएंगे। तो देखिए कितना डिफरेंस हो गया, आधा। 30% पार्टनरशिप में, यहां पर 15%। और अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, चाहे एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है जिसे 15% मिलेगा ऋषभ जी बेनिफिट, वो तो होगी नई कंपनी। और दूसरी जो कंपनियां हैं जो पहले से थी या नई बन रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, या पुरानी है जो मैन्युफैक्चरिंग में, उनको एक ऑप्शन दिया 22% का। ठीक है, तो एक तरीके से 4 रेटें हो गई, 15%, ठीक है, 22%, 25%, 30%। और अगर फॉरेन कंपनी है, यानी विदेश की कंपनी इंडिया में आके काम करती है, तो 40%। अपन प्राइवेट लिमिटेड पर है तो अपन ये बोल देते हैं जी 15, ठीक है, 22, 25 या 30, ये रेटों पर चल सकता है काम। ठीक है। तो आपको एज कंपेयर टू एक कंपनी,
और एज कंपेयर टू एलएलपी एक ऑप्शन मिल गया डिफरेंट टैक्स रेट रिजीम्स के अंदर जाने का। अब अगला कहना आपका ये होगा कि यार भटिया जी तो फिर बढ़िया हो गया, फिर मैं फर्म क्यों बनाऊं और फिर मैं एलएलपी क्यों बनाऊं। तो नेचुरली सर मेरे को लगता है कि पार्टनरशिप फर्म एलएलपी से मुझे ज्यादा फ्रूटफुल दिख रही, लेकिन एक फर्क समझना है क्या। एक पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी जब अपने पार्टनर्स को रेमुनरेशन बांटती है तो उसका डिडक्शन ले लेती है और डिडक्शन लेने के बाद में ठीक है पार्टनर्स के हाथ में वो डिडक्शन सैलरी बोनस कमीशन रेमुनरेशन के टैक्सेबल हो जाते हैं। तो फर्म को टैक्स में कुछ बच जाता है। जब हमने पार्टनरशिप फर्म की वीडियो देखी थी तो उसमें बोला था जी 3 लाख रुपए तक के बुक प्रॉफिट पे 90% और बाकी पर 60% दे दो। एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को सैलरी बोनस कमीशन रेमुनरेशन नहीं दे सकती, डायरेक्टर को दे सकती है पहली बार। जब पार्टनरशिप फर्म अपने शेयर होल्डर्स पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटती है तो वो प्रॉफिट रिलेवेंट पार्टनर्स के हाथ में एग्जम्प्ट जाता है। सही बात है। लेकिन कंपनी ऋषभ भाई जब डिविडेंड बांटती है तो वो डिविडेंड आज की डेट में रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल है। तो अब आप इस कहानी को ऐसा समझिए कि कंपनी के पास में 100 रुपए के प्रॉफिट है, कंपनी ने 15 रुपए टैक्स दे दिया, 85 रुपए बच गए। उस 85 रुपए में से मान लीजिए कंपनी ने पूरे 85 रुपए ही आगे बांट दिए। ठीक है। तो जब पूरे 85 रुपए आगे बांट दिए तो अब डिपेंड करेगा कि जिसके हाथ में 85 रुपए आए वो किस रेट पर टैक्सेबल है। मान लो मेरे हाथ में है और मैं 30% रेट पर टैक्सेबल हूं, तो अब मेरे को 25 रुपए और टैक्स लग गया। तो 25 तो मैंने टैक्स दे दिया और कंपनी ने दे दिया 15 रुपए, तो टोटल टैक्स कितना लग गया 40। उधर पार्टनरशिप फर्म में कितना टैक्स लगा था 30। तो आप बोले सर फिर तो कंपनी बनाना गड़बड़ हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये इंटरप्रिटेशन से किसी ने निकाल लिया अपना इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा। अब इसको समझिए, जरूरी नहीं है कि कंपनी पूरा का पूरा 85 रुपए का पोस्ट टैक्स प्रॉफिट बांट दे। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी सर 15 रुपए टैक्स देकर 85 रुपए से हो सकता है फिर री इन्वेस्ट कर दे, फिर अगले साल 85 रुपए बचे टैक्स देने के बाद फिर री इन्वेस्ट किया। तो आप क्या कर रहे हो, जो टैक्स के 15 रुपए बचा रहे हो एलएलपी के कंपैरिजन से प्राइवेट लिमिटेड में, आप उस पैसे को री इन्वेस्ट करके एक तरीके से टैक्स का पैसा रोक करके लेजिटिमेटली उस पैसे से अपनी कैपिटल, अपना बेस, अपना बिजनेस का लेवल बढ़ा रहे हो। ठीक है, ये इतनी बढ़िया चीज है कि अगर इस बात को लोग पकड़ लें तो देन दे विल बी मोर इंक्लाइंड गोइंग टुवर्ड्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रादर देन गोइंग इनटू अ कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। और जिसके दिमाग में वैल्यूएशन का खेल है सर, उसके लिए तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत तगड़ी चीज है एक कंपनी फॉर्मेट में काम करना। तो ये तो फिर गवर्नमेंट खुद ही इंकरेज कर रही है कि आप वैल्यूएशन का गेम करो, अपने बिजनेस को ग्रो करो। अगर आप उससे पैसा कमा रहे हो और आपको चाहिए खुद के खर्चों के लिए, तो फिर तो ये सूटेबल नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते, देखिए किसी भी सूरत में ऋषभ भाई आप ये ऑप्शन नहीं छोड़ोगे कि मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ना बढ़े या मेरे वैल्यूएशंस ना बढ़े। मान लेते हैं आप और मैं शेयर होल्डर भी हैं और आप और मैं डायरेक्टर भी हैं, कमा भी रहे हैं, डायरेक्टर के रूप में सैलरी भी ले रहे हैं, शेयर होल्डर के रूप में डिविडेंड भी ले रहे हैं, तो भी कंपनी निश्चित रूप से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी का साइज, कंपनी का वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब वो वॉल्यूम बढ़ेगा तो देयर इज अ प्रोस्पेक्टस ऑफ वी गेटिंग एनॉर्मस गेन आउट ऑफ द एनहांसमेंट इन द वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, तो वो जो गेन की संभावना है कि शेयर की वैल्यू बढ़ जाए, एक फ्यूचर को, जैसे मैंने बोला कि फ्यूचर को फर्म में डिस्काउंट करना आसान नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकता नहीं हो सकता, लेकिन नहीं है इतना आसान। लेकिन कंपनी के केस में फ्यूचर को डिस्काउंट करना आसान है थ्रू द शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन। समझ गया। तो अगर आप एक विजन से चल रहे हो कि मुझे अपने बिजनेस को इस लेवल पे लेके जाना है कि कल मैं उसकी लिस्टिंग कराऊं या कल मैं उसमें और इन्वेस्टर लाऊं या इन्वेस्टर लाऊं और उसको डायरेक्टरशिप ना दूं, मतलब अपने यहाँ इंटरवेंशन नहीं दूं, मैं ही कंट्रोल में रखूं, तो ये कुछ अच्छे तरीके हैं जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। राइट, जस्ट ट्रिविया के अपने यहाँ पे तो इतना ज्यादा टैक्स है। सिंगापुर में मेरे ख्याल में 7% टैक्स लगता है कंपनी के ऊपर और उससे प्रॉफिट पे 0% आप प्रॉफिट ले सकते हो। और दुबई में अगर चले जाते हैं तो बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल पर 0% टैक्स लगता है, कोई टैक्स ही नहीं है, और अपने यहाँ 50% लग रहा है। चलिए, एक्चुअली क्या है ना सर के हमारे देश की परिस्थिति में कल परसों ही कहीं पर बात कर रहा था, बड़ी मजेदार चीज है कि आज कनाडा, बड़े बड़े जो देश हैं, ये भारतीय लोग भी वहां पर जाते ही हैं, ये लोग हमें इनवाइट कर लेते हैं, अगर हम प्रोफेशनल हैं तो और जल्दी से वो हमारे को लेने में भी, मतलब पीआर वीआर देने में इंटरेस्टेड है। उनके पास में बंदे नहीं है, हमारे पास में बंदे हैं। उनके पास में पैसा है, हमारे पास में पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ विरोधाभासी चीजें हैं भाई। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है ऋषभ भाई
कि ये पॉपुलेशन चीजों को जब बांटने खड़े होते हैं डिवाइडेड बाय 140 करोड़ तो हाथ में कुछ नहीं आता, ठीक है। तो दिमाग हमारे पास है ना, संसाधन हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमारी जब चीजें बंटनी शुरू होती हैं तो फिर किसी के हाथ में चिल्लड़ भी नहीं बचता, तो वो सोचता है कि अरे यार फिर हमारे देश क्या है ना। तो मुझे लगता है नहीं, हमारे देश विश्वगुरु है, आज भी दिमाग हमारे देश के लोगों के पास है और पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो थोड़ा समय बदलेगा, जब आपके जैसे कंट्रीब्यूटर्स इकोनॉमी में खड़े होंगे तो आएगा समय। लेट्स सी ऐसा ना हमारे जैसे कंट्रीब्यूटर सब दुबई और सिंगापुर चले जाए। नहीं जाना। ओके, आप और मैं तो यहीं बैठे हैं। यहीं बैठे हैं सर। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्लायंसेस। एक बेसिक कंप्लायंसेस क्या क्या करनी होती है इनकम टैक्स के अंतर्गत, एक वो रफ आइडिया, मतलब डिटेल में नहीं, कंपनी को क्या क्या करना होता है। देखिए, अपन दो पक्ष से इसको समझ लेते हैं कि एज अ कंपनी आप हाईली रेगुलेटेड हो एज कंपेयर टू अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। हाँ, LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो पब्लिक लिमिटेड हो। एक LLP की कंप्लायंस कॉस्ट कम है, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म की और कम है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की LLP से ज्यादा है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की और ज्यादा है, और लिस्टेड है तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो कंपनी को क्या है सर, कुछ एक प्रोसीजर अपना अडॉप्ट करना पड़ता है, जैसे हर क्वार्टर में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग दिखानी है, ठीक है, एक साल की एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, ठीक है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट ऑडिटेड करानी है, ठीक है, ये सारी चीजें उनके लिए जरूरी है। LLP के लिए, ठीक है, उनके लिए भी रिटर्न भरना मैंडेटरी है, कंपनी के लिए भी रिटर्न भरना मैंडेटरी है, पर कंपनी के कंपैरिजन में LLP की कंप्लायंसेस थोड़ी सी कम है तो सही, पार्टनरशिप फर्म से ज्यादा है पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कम है। तो ये देखना पड़ेगा कि आप एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपको कुछ डॉक्यूमेंट एनुअली ROC में फाइल करने हैं, जो आपके कंपनी सेक्रेटरी या आपके चार्टर अकाउंटेंट आपको हेल्प करेंगे। एंड आफ्टर डूइंग दैट डॉक्यूमेंटेशन योर डेटा इज अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। वो डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होने से क्या ऋषभ जी, कल मैं आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हूं तो मैं ऑनलाइन आपकी कंपनी का सर्च रिपोर्ट निकलवा के देख सकता हूं कि आपकी बैलेंस शीट क्या है, ठीक है, आप कंप्लायंसेस क्या क्या कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, और जहां ट्रांसपेरेंसी है वहां वैल्यू क्रिएट होगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू यही बात करता हूं, तो चाहे आप फर्म हो, LLP हो, कंपनी हो, आपके लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी है। कंपनी को टैक्स ऑडिट तब चाहिए जब सर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। दो ऑडिट हो गई कंपनी में, एक ऑडिट हो गई स्टैट्यूटरी ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट, दूसरा अगर 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है कंपनी का तो फिर कंपनी को भी टैक्स ऑडिट भी करानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो टैक्स ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी एज अ कंपनी आपको, जब आप 25% 30% रेट में हैं तो एक मैट टैक्स लायबिलिटी और होती है, वो कंपेयर करना पड़ता है कि नॉर्मल टैक्स ज्यादा है या मैट ज्यादा है, विच एवर इज मोर विल बी पेएबल बाय द कंपनी। ये कंपनीज के केस में एक अलग से मैट टैक्स लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होता है। तो सुनने में ही बहुत सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगी, वो है भी कॉम्प्लिकेटेड। अरे एक छोटा सा पॉइंट आपने बताई, 22% 25% रेट है, उसमें क्या ऐसा कंसेप्ट है क्या उसमें कोई डिडक्शन एग्जम्पशन कुछ क्लेम नहीं किया जा सकता कंपनी के द्वारा? नहीं, ऐसा कुछ वेटेड डिडक्शन होते हैं, वो वेटेड डिडक्शन या इन्वेस्टमेंट अलाउंस जैसे स्पेशल डिडक्शन 15% 22% की रेट रिजीम में डिनाई किए हुए हैं। ओके ओके, बाकी ओवरऑल सेम ही है लगभग सारे डिडक्शन। आप केवल ये जानिए कि शेयर होल्डर को आप ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, ना शेयर होल्डर को कोई प्रकार का रेम्युनरेशन बोनस कमीशन दे सकते हैं। आप वो चीजें अगर देंगे तो केवल और केवल किसको देंगे, डायरेक्टर को, इन प्रोपोर्शन टू देयर वर्क। ठीक है सर। अब इसमें आपने मुझे बताया कि शेयर होल्डर अपना इजीली चेंज नहीं कर सकता शेयर होल्डिंग, मतलब कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड में। तो डायरेक्टर्स कैसे चेंज होते हैं, एक डायरेक्टर को कैसे बदला जाता है? डायरेक्टर्स जनरली, वो कंपनी के एओ में लिखा होता है, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डायरेक्टर्स को बदला कैसे जाएगा। तो जनरली कंपनियां लिखती हैं कि हर 3 साल में डायरेक्टर्स रीनॉमिनेट होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब मैं रिटायर हो रहा हूं, तो या तो मैं बोल दूंगा कि हाँ साहब मैं रीअपॉइंट होने की इच्छा रखता हूं, और कंपनी को भी मेरे से दिक्कत नहीं है, तो कंपनी ने जनरल बॉडी मीटिंग में लिखा कि हाँ साहब मिस्टर अनूप भाटिया रिटायर हो रहे हैं और वो वापस से रीअपॉइंट होने के लायक हैं, है ना। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुशंसा पर जो जनरल बॉडी मीटिंग है, ठीक है, वो उसके अप्रूवल दे देगी, तो अनूप भाटिया का रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। उन्हें लगेगा नहीं अनूप भाटिया के काम ठीक नहीं है, इसको उड़ाओ, तो वो रिजेक्ट कर देंगे उस प्रपोजल को, तो फिर अनूप भाटिया को हटना पड़ेगा डायरेक्टर से। ठीक है सर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्लोज कैसे किया जाता है? ये क्लोजर की प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल है,
है ना। दो थोड़ा तरीके सा हाँ, सरल हैं। एक तो अपन इसे ये बोल सकते हैं, आप और मैं कंपनी बनाए, काम करा, अब हमें लगता है कि भाई अब हमें इस कंपनी से निकलना है, तो एक तरीका अपनी अपनी इक्विटी बेचो, ठीक है, अपन बाहर निकल जाओ, कोई नया इन्वेस्टर आए वो कंपनी को चला ले। कई लोग ऐसा भी देखते हैं कि साहब एक चलती कंपनी मिल जाए तो ऐसा इन्वेस्टर घुस सकता है, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका होता है कि लिक्विडेशन प्रोसेस होती है, उसमें वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी होता है, या ठीक है कंपलसरी वाइंडिंग अप भी होता है। कंपलसरी वाइंडिंग अप तो आप मान लिए कि आप नॉन कंप्लायंट वगैरह हैं तो होगा। वॉलंटरी वाइंडिंग अप तो कंपनी के जनरल बॉडी मीटिंग प्रपोजल्स वगैरह अपने रेजोल्यूशन अप्रूव करती है कि हाँ साहब हमारा अब वाइंडिंग अप कर दिया जाए, तो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रिलेवेंट अथॉरिटी है वो अप्रूवल देती है। इसी में एक तरीका और होता है, आपको इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के थ्रू भी अगर आप चाहें तो वहां पर आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के थ्रू भी आप चल सकते हैं, कि वहां पर भी आप लिक्विडेशन प्रोसेस में अडॉप्ट कर सकते हैं। वो थोड़ी सी प्रोसेस फास्ट है, तो इतना आसान तो नहीं है, लेकिन देयर आर प्रोसीजर्स अवेलेबल इन द लॉ फॉर द क्लोजर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। which assets can be purchased in the private limited company? क्या कोई वैसे ही कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रियल एस्टेट खरीदा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है? Any asset may be purchased, may it be real estate, may be tangible asset, intangible asset, anything you can purchase. ठीक है। लोन वगैरह लेने का क्या प्रोसीजर रहता है? क्या शेयर होल्डर से आप सिर्फ कैपिटल ले सकते हो, लोन भी ले सकते हो? इसमें लोन का जैसे आपने बताया प्राइवेट पार्टनरशिप है, हाँ हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ठीक है, केवल आपको जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है ना, उन्हीं से आपको लोन लेने की परमिशन होती है। ठीक है ऋषभ जी, मेरी ये ओपिनियन है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक्सेप्ट द लोन फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, नॉट फ्रॉम द अदर पार्टीज। तो वो जनता जनार्दन से लोन नहीं ले सकते, किसी से भी अनसिक्योर्ड लोन लेने की उनकी पावर नहीं है। हाँ, जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो शेयर होल्डर से ही ले सकते हैं, डायरेक्टर से नहीं ले सकते, सिर्फ शेयर होल्डर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं लोन अगर लेना है तो। डायरेक्टर्स, देयर रिलेटिव्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स, और मैं जोड़ देता हूं यहां पर, ठीक है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा सर, ये रुको मैं कंफ्यूज हो ये गया इसके अंदर थोड़ा। ये वाला अपन चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला मैं बोल दूंगा, आप मुझे बता आप बोल दीजिएगा बाद देना, में। आप बोल देना, मैं बता अ, दूंगा, है ना। ठीक ठीक है सर। अगर हल्का सा बैंक्रप्सी वाला एंगल इसमें बता सकते हैं तो वो एक एक दो लाइन में। वो मैं बोल दूंगा। अभी कैसे इस ये वाला कंपनी बैंक्रप्ट हो जाती है, ऐसा सुना है कि कंपनी तो बैंक्रप्ट हो गई, दिवालिया निकल गया, उसका क्या मतलब होता है? बेसिकली क्या होता है सर, एक दो पक्ष समझिएगा, हु इज बैंकरप्ट, हु इज नॉट लाइबल टू पे हिज ड्यूज। जो अपने ड्यूज नहीं पे कर सकता वो बैंकरप्ट है, पहली बात। दूसरी बात ये ऋषभ जी कि इंडिया में 2016 में एक एक्ट लेकर के आए, कोड लेकर के आए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। ये स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट्स के लिए ही आया। अभी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में किसी कंपनी के क्लोजर के तीन तरीके, क्लोजर यानी उसके इंसॉल्वेंसी के स्टेटस को, है ना, रिजॉल्व करने के तीन तरीके निकाले गए, यानी तीन जनों को एप्लीकेशन की अनुमति दी गई। पहला कंपनी स्वयं, दूसरा कंपनी का फाइनेंशियल क्रेडिटर, और तीसरा कंपनी का ऑपरेशनल क्रेडिटर। इन तीनों में से कोई भी आवेदन कर सकता है कि इस कंपनी में साहब मैंने पैसे दे रखे हैं। जैसे एक तो कंपनी, मान लीजिए मेरी कंपनी है एक प्राइवेट लिमिटेड, आपकी मेरी, 25 लाख का लोन लिया, नाउ वी फील हमारा पैसा डूब गया, हमारे पास नहीं है, तो हमने हाथ खड़े किए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में गए, हमने बोला साहब हम ये लोन्स का पेमेंट नहीं कर सकते, या तो कोई पर्टिकुलर रेजोल्यूशन की प्रोसेस लेकर के आइए ताकि ये पर्टिकुलर चीज वापस से पटरी पे आए, हमारी कंपनी चल सके। नहीं होगा वो प्रोसेस तो अल्टीमेटली कंपनी लिक्विडेशन में जाए। दूसरा, फाइनेंशियल क्रेडिटर जैसे बैंक, वो कहे जी अनूप भाटिया और ऋषभ जी की एक कंपनी है फलानी, उसको हमने 25 लाख रुपए दिए, ये अभी तक वो पैसा चुका नहीं रहे, तो अब अनूप भाटिया और ऋषभ जी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटाओ, ठीक है, अब हम नए डायरेक्टर लेकर के आते हैं, वो देखेंगे कि ये कैसे चल रहा है, तो उसके लिए एक इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू होगी। तीसरा, आपने मैंने कुलदीप जी से, ठीक है, मान लीजिए वो आपके ब्रदर हैं, उनसे 10 लाख रुपए लोन लिए, ठीक है, या उनसे 10 लाख रुपए की सर्विसेज ली, और हम उनकी 10 लाख रुपए की सर्विसेज का पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो कुलदीप जी ने हमारी कंपनी के ऊपर एनसीएलटी में एक एप्लीकेशन लगा दी, भाई मैंने इनको 10 लाख की प्रोविजनल सर्विसेज दी, इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, तो क्यों इनकी कंपनी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में ना देख ली जाए। तो ऐसा तीन तरीके से ये रोड जाती है आईबीसी की ओर। उसमें दो चीजें निकल के आएगी, या तो आपकी कंपनी रिजॉल्व कर ले। रिजॉल्व कैसे कर ले?
कि जब हमने खुद ने नहीं आवेदन किया, दूसरे ने किया, तो हम बोले साहब हमें तो ये कंपनी होल्ड करनी है, आप ये पैसा पकड़ो, आप फ्री, अब हम देख लेंगे। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे भी पैसे रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि भाई हमने बोला साहब देखो हम तो हट जाते हैं, मैनेजमेंट आप देख लो, आपसे चले कंपनी, जैसे चल सकते चला लीजिए, वो भी एक तरीका हो सकता है। तीसरा, कुछ भी नहीं रेजोल्यूशन निकल रहा, तो फिर कंपनी को लिक्विडेशन की ओर ले जाएं, जो संपत्तियां बेच दी जाएं, ठीक है। उसमें एक वाटरफॉल मैकेनिज्म है कि किसको कितना पैसा मिलता जाएगा, उतना पैसा देते जाए, और अंतिम जो चीज आएगी वो शेयर होल्डर के हाथ में बच के आएगी। ये एक तरीका अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है सर। अब मैंने सर मेरी जितनी नॉलेज थी उसके हिसाब से क्वेश्चन सारे लिख दिए, अगर मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ तो आप बता दें। मतलब मुझे लगता है अपन ने, हाँ, और लिमिट कौन सी? पब्लिक लिमिटेड जैसे मुझे आइडिया ही नहीं था, वैसे कुछ चीजों का आइडिया था ही नहीं मुझे। पब्लिक लिमिटेड में कर लेंगे कभी डिस्कस, और क्या। मुझे लगता है जनता जनार्दन प्राइवेट लिमिटेड में ज्यादा रुचि रहती है। हाँ, नहीं वो नहीं, ऐसे पॉइंट मुझे क्वेश्चन ही नहीं पता था वो, तो ऐसा। हाँ, तो वो तो मैंने जोड़ दिया। सही बात है, कुछ और पॉइंट नहीं है, सब डन अपना ऑलमोस्ट। मेरे हिसाब से प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड तो अपन ने बहुत सब्सटेंशियल डिस्कशन कर लिया है ना। ठीक है सर, डन। और अपन तो छोटे में करते हैं, जनता चाहती है कि नहीं और बोलते ही जाओ, मेरे को नहीं समझ में आता है। कई बार मैंने कमेंट में देखा कि लोग बोले यार ये तो बहुत छोटी है वीडियो, ऐसा भी बोला ना कुछ लोगों ने, है? तो जनता ये चाहती है कि ये पीएचडी पूरी वहीं कर दे, या ज्ञान अपना पूरा यहीं उड़ेल दे, तो हमारे पास कुछ भी ना है। उल्टा ये ऐसा है कि ये सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लोग इसमें खुद से तो हाथ ही नहीं डालेंगे। जब उनको लगेगा कोई मेरे साथ बढ़िया एडवाइजर है, तभी मैं ये चीज कर सकता हूँ। नहीं, एक बात आपको जरूर जोड़नी है यहाँ पर ऋषभ जी, कि whenever you want to create a private limited company, है ना, you should and you must rather, है ना, take a consultant along with you who can guide you on the path of not only formation but even thereafter, कि कैसे चलना है। कई लोगों ने कंपनी बना ली जोश में, फिर बाद में कंप्लायंस से नॉन कंप्लायंट हो गए, उनकी इतनी हैवी पेनल्टीज लगती है आज की डेट में आरओसी में, ठीक है, कि वो बंदा बाद में सिर पकड़ लेता, भाई साहब गलती हो गई, कंपनी बना ली। तो इसलिए देयर हैज टू बी अ कैलकुलेटेड कॉल फॉर मेकिंग अ कंपनी, वन हैज टू बी कॉशियस अबाउट दैट। क्योंकि मैंने भी स्टार्टअप किया था इससे पहले, उसमें फंड भी रेज किया, 2 राउंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रेज किया। और जब हमने ये शुरू किया था तो जोधपुर से शुरू किया था, तब वहां पे लिटरली किसी को आइडिया नहीं था। जो हमारे सीए थे उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं कि किस तरह से फॉरेन फंडिंग आ रही है, उसके क्या कंप्लायंसेस हो रहे हैं, और उसको हम बाद में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हमको, यार ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी। किस तरह से कैपिटल आपको देनी है, किस तरह से शेयर्स नहीं अलॉट करने हैं, देखो आउट ऑफ सिलेबस चला गया सारी चीज। नहीं, एक एफिशिएंट कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के साथ होना जरूरी है सर, वो बहुत मतलब आई मस्ट से दैट बेटर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ कंपनी सेक्रेटरी का रोल बहुत क्रिटिकल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने कार्य क्षेत्र में काम करता है, फाइनेंसेस में हेल्प करता है, फाइनल अकाउंट्स में, ऑडिट में हेल्प कर सकता है, रिटर्न में हेल्प करेगा, लेकिन कंपनी से रिलेटेड कंप्लायंस में कंपनी सेक्रेटरी को साथ लेके चलना ही चाहिए। राइट, ये बहुत अच्छी आपने एंड के लिए अच्छी एडवाइस दी। चलिए सर, थैंक यू सो मच, और फिर करेंगे एक और कभी। थैंक यू ऋषभ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।